रोटेशनल विस्कोमीटर क्या है, पहले ये समझिए आप। रोटेशनल विस्कोमीटर में क्या है, एक सिंपल है, ये बोब है, इसको क्या बोलते हैं, बोब बोलते हैं। इसके बाहर लिक्विड भरा रहता है, ठीक है। इसको रोटेट करते हैं। जब रोटेट करेंगे तो बोब और इस लिक्विड के बीच जो हमने फिल किया है क्या आएगा, शियर स्ट्रेस आएगा, शियर स्ट्रेस आएगा। उसी स्ट्रेस की रीडिंग इधर एक डायल के ऊपर शो करती है, उसको बोलते हैं डायल रीडिंग। क्या बोलते हैं उसको, डायल रीडिंग। बट अब डायल रीडिंग क्या किस पे डिपेंड करेगी, इसके रोटेशन की स्पीड पे। किस पे डिपेंड करेगी, रोटेशन की स्पीड पे। तो डायल रीडिंग एट इतना आरपीएम, क्योंकि आरपीएम जैसे जैसे चेंज करेंगे डायल रीडिंग चेंज होती जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर आरपीएम बढ़ाएंगे स्ट्रेस कम होगा, ज़्यादा होगा, वो उसके अकॉर्डिंग रीडिंग आएगी। तो डायल रीडिंग में जितना डिफ्लेक्शन आएगा वो डिपेंड करेगा आरपीएम के ऊपर। और आरपीएम और डायल रीडिंग का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है शियर स्ट्रेस से, एक टाइप से विस्कोसिटी से। अब आप देखिए ये एक्यूरेट डिजाइंड है, इसकी इक्वेशंस वगैरह में हम कोई चेंज नहीं कर सकते। ये डिजाइन है वैज्ञानिक के द्वारा, जो भी साइंटिस्ट ने इसको बनाया है, इसके अंदर उसने ऐसी टाइप की कंडीशन जनरेट की है कि जो डायल रीडिंग डायरेक्ट आ रही है वो आपको उसका विस्कोसिटी बता रहा है। इसमें कोई इक्वेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो अब आप देखते हैं हम द रोटेशनल विस्कोमीटर, द डायल रीडिंग इज इक्वल टू द अपरेंट न्यूटोनियन विस्कोसिटी इन सेंटीपोइज at a rotor speed of 300 rpm and other rpm speed the apparent viscosity is। ये क्या बोल रहा है कि न्यूटोनियन फ्लूइड है मान लीजिए, तो डायल रीडिंग क्या, डायल रीडिंग एट 300 rpm, जब हमने उसका स्पीड 300 rpm कर दिया तो उस टाइम जो डायल रीडिंग आ रही है वो क्या है, अपरेंट विस्कोसिटी डायरेक्ट। और किसमें, अपरेंट विस्कोसिटी का यूनिट क्या, सेंटीपोइज। किसमें, सेंटीपोइज में। अपरेंट विस्कोसिटी भी किसमें, सेंटीपोइज में। इसको किससे लिखते हैं, सीपी। सेंटीपोइज क्या होता है, 10 पोइज इक्वल टू होते हैं 1 पास्कल सेकेंड, और 10 सेंटीपोइज और सेंटीपोइज क्या हो गए 100। 1 पोइज इक्वल टू 100 सेंटीपोइज, तो 1000 सेंटीपोइज 1 पास्कल सेकेंड। पास्कल को आप कर लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड होता है 1000 सेंटीपोइज। तो ये आ गई विस्कोसिटी की यूनिट सेंटीपोइज में, ठीक है। कब, जब डायल रीडिंग 300 आरपीएम पे जो शो कर रही है वो क्या है, अपरेंट विस्कोसिटी। अब देखिए अपरेंट विस्कोसिटी, अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि मैं तो आरपीएम भाई साहब 300 नहीं लेके जाऊंगा, मैं तो 200 आरपीएम पे देखना चाहता हूं, तब आप अपरेंट विस्कोसिटी का एक फॉर्मूला है वो आप नोट कीजिए, म्यू ए बराबर 300 थीटा एन बटा एन। ये फॉर्मूला है एक्चुअल में अपरेंट विस्कोसिटी का फॉर्मूला। रोटेशनल विस्कोसिटी से क्या आया, 300 इंटू थीटा एन। थीटा एन क्या है, डायल रीडिंग। थीटा एन क्या है, डायल रीडिंग। एन क्या है, स्पीड आरपीएम। अब देखिए मैं इस फॉर्मूला में अगर एन क्या ले लूँ, 300 ले लूँ, सपोज दैट एन कितना लिख दिया मैंने, तो म्यू ए बराबर 300 इंटू थीटा एन बटा 300। एन का वैल्यू कितना, 300 कैंसिल, तो अपरेंट विस्कोसिटी क्या आ गया, थीटा एन। थीटा एन मतलब क्या, डायल रीडिंग। तो डायल रीडिंग है 300 आरपीएम पे, वो तो क्या है, डायरेक्ट विस्कोसिटी है, अपरेंट विस्कोसिटी है किसमें, सेंटीपोइज में। बट अगर आपको कुछ और आरपीएम दे दिया गया, आपको बोला गया कि 200 आरपीएम पे डायल रीडिंग है भाई साहब 50, तो बताइए इसका अपरेंट विस्कोसिटी क्या है। तो आप निकाल सकते हैं म्यू ए बराबर 300 इंटू 50/200, ठीक है 25, तो 75 सेंटीपोइज आंसर, ठीक है।
जस्ट एक एग्जांपल बताया है। तो डिपेंड करता है हमको कौन सा वैल्यू दिया गया है, कौन सा हमसे पूछा गया है। ये है अपरेंट विस्कोसिटी। अब देखिए, जब मैं बता रहा था, बार बार आपको बोल रहा था कि न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, वो मैं आपको थोड़ा सा एक साइड में समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाए। विस्कोसिटी आपको समझ में आया क्या है? विस्कोसिटी मैंने बोला था रेजिस्टेंस ऑफ इंटरनल फ्लो, तो इसको डिफाइन करते हैं पोइज या सेंटीपोइज में, और पोइज इक्वल टू होता है, अगर जनरल यूनिट में देखें अपना, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, ठीक है, 10 पोइज। अब आप देखिए, एक बिंघम प्लास्टिक मॉडल दिया गया, कोई साइंटिस्ट होगा बिंघम, उसके द्वारा, उसमें उसने बोला, नीचे इसने दिखाया टो, ये टो है शियर स्ट्रेस और ये है शियर रेट सेकेंड इनवर्स में, और इसका यूनिट है LBF पर 100 फीट स्क्वायर शियर स्ट्रेस। एक टाइप से प्रेशर का यूनिट हो गया, फोर्स बाय एरिया, तो LBF पर फीट स्क्वायर। तो ये क्या बोल रहा है कि जो ये वाला पॉइंट है, इसको तो बोला इसने यील्ड पॉइंट, ठीक है, और इसका जो स्लोप है वो है प्लास्टिक विस्कोसिटी। तो शुरू में क्या एग्जांपल दिया गया? चेंज इन फ्लूइड वेलोसिटी, शियर रेट तो क्या है? चेंज इन फ्लूइड वेलोसिटी डिवाइडेड एक्चुअल विड्थ ऑफ द चैनल थ्रू विच फ्लूइड इज फ्लोइंग। ये क्या बोल रहा है? शियर रेट क्या है कि चेंज इन फ्लूइड वेलोसिटी, चेंज इन फ्लूइड वेलोसिटी डिवाइडेड बाई विड्थ ऑफ द चैनल वेयर फ्लूइड इज फ्लोइंग, विड्थ ऑफ द चैनल। ये तो है ये गामा शियर रेट, चेंज इन फ्लूइड वेलोसिटी विड्थ ऑफ द चैनल। लाइक मार्स फनल में चेंज इन फ्लूइड वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द चैनल जिसके थ्रू फ्लूइड हो रहा है, लास्ट में नीचे से कितना निकल रहा है। तो इसका यूनिट फ्लूइड वेलोसिटी तो क्या हो गया? फीट पर सेकंड हो गया, और ये क्या हो गया? फीट, तो इसका पर सेकंड आ गया यूनिट, ठीक है। सेम शियर स्ट्रेस, द फोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू मूव ए फ्लूइड एट ए गिवन शियर रेट इज कॉल्ड द शियर स्ट्रेस, और ये क्या है? पाउंड फोर्स पर 100 फीट स्क्वायर में इसका यूनिट है। ओके, तो मान लीजिए अब मैं विस्कोसिटी अगर बोलूं तो विस्कोसिटी क्या था? टो, इसने बोला था न्यूटोनियन ने, टो प्रोपोर्शनल है गामा के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गामा के, कि शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शियर रेट के, और अगर निकालें तो टो इक्वल टू म्यू वाई, और यहाँ पे जो इसने कांस्टेंट लिया था उसको बोला गया था विस्कोसिटी। इसको क्या बोला गया था? विस्कोसिटी, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए, और म्यू इक्वल टू आ गया टो अपॉन गामा। अब मान लीजिए जो लिक्विड, जो फ्लूइड इस लॉ को फॉलो करता है वो तो है न्यूटोनियन, सिंपल, और जो इस लॉ को फॉलो नहीं करता वो क्या है? नॉन न्यूटोनियन। बस इतना था। न्यूटन लॉ क्या था कि शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है शियर रेट के, और शियर रेट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जब दिया गया म्यू, उसको बोल दिया गया विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी बराबर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और जो इस लॉ को फॉलो नहीं करता वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। अब इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की लोड नहीं है, मैं इतना ही आपको न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन समझाने के लिए इसको सीन में लेके आ गया, ज़्यादा इसमें डीप में जाने की लोड नहीं है। और जो ये मैंने बिंघम प्लास्टिक मॉडल बनाया है, ये मैंने दिखाने के लिए बनाया है कि इनके अंदर क्या क्या यील्ड पॉइंट और प्लास्टिक विस्कोसिटी क्या है, वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, इसीलिए मैंने इसको बना लिया। तो इसी के अंदर प्लास्टिक विस्कोसिटी क्या है? प्लास्टिक विस्कोसिटी रिप्रेजेंट्स द contribution to total fluid viscosity of fluid under dynamic flowing condition. PV depends on the size, shape and number of particles in a moving fluid. ये कहना चाहता है कि प्लास्टिक विस्कोसिटी वो विस्कोसिटी है जो कंट्रीब्यूटेड है उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स की। एक तो लिक्विड ओनली वाटर है, वाटर की विस्कोसिटी मान लीजिए 2 सेंटीपोज मान लीजिए, प्लस मैंने इसमें कुछ सॉलिड्स ऐड कर दिया, ठीक है, सैंड डाल दिया, बेराइट डाल दिया, ठीक है, बेंटोनाइट डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, उस सॉलिड्स की वजह से जो लिक्विड बना उसकी जो विस्कोसिटी आ गई 4 सेंटीपोज बढ़ा दिया हमने। तो जो ये 2 सेंटीपोज एक्स्ट्रा आया तो ये किसकी वजह से है? इन सॉलिड की वजह से।
तो प्लास्टिक विस्कोसिटी क्या है? वो विस्कोसिटी, वो कंट्रीब्यूशन जो सॉलिड्स के द्वारा है उसे बोलते हैं प्लास्टिक विस्कोसिटी। अब देखिए प्लास्टिक विस्कोसिटी बढ़ेगा तो पार्टिकल्स इन ड्रिलिंग फ्लूइड बढ़ेंगे। मान लीजिए 4 सेंटीपोइज हुआ, ये 6 सेंटीपोइज हो गया, इसका मतलब 2 बेस फ्लूइड का कितना सेंटीपोइज है? 2 सेंटीपोइज। अब जितना बढ़ता जा रहा है 6, 8, 10, वो किसकी वजह से है? इसके अंदर हम सॉलिड मिक्स कर रहे हैं। तो सॉलिड अगर हम मिक्स कर रहे हैं, अगर ये बढ़ रहा है, तो प्लास्टिक विस्कोसिटी का कंसेप्ट क्यों आया ड्रिलिंग फ्लूइड में? इसलिए आया कि जितना हमने निकाला कि प्लास्टिक विस्कोसिटी 10 है, पहले 8 था अब 10 है, मतलब इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स बढ़ गए। और सॉलिड पार्टिकल हमने कुछ बाहर से नहीं मिलाया, ना हमने बेराइट मिलाया, ना हमने बेंटोनाइट मिलाया, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। ड्रिलिंग फ्लूइड सर्कुलेट हो रहा है बट उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल बढ़ते जा रहे हैं। अगर प्लास्टिक विस्कोसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है? सॉलिड पार्टिकल इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसका मतलब मड जो क्लीनिंग है, जो आपका डिसेंडर डिसिल्टर है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। वो आपको लिक्विड में से पार्टिकल नहीं निकाल पा रहे हैं जो वेल से उसको मिक्स हो रहे हैं। समझ में आ रहे हैं आप बात? कि जैसे जैसे प्लास्टिक विस्कोसिटी बढ़ रही है, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स उसके अंदर इंक्रीज हो रहे हैं, और सॉलिड पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये बोला है कि ड्रिलिंग फ्लूइड ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट में क्या है? सॉलिड पार्टिकल, अनवांटेड सॉलिड पार्टिकल को रिमूव करना, वो क्या है? फेल हो रहा है अपना। पार्टिकल रिमूविंग फेल हो रहा है, फेल हो रहा है, तभी तो सॉलिड पार्टिकल मिक्स हो रहे हैं। और अगर बाई चांस प्लास्टिक विस्कोसिटी कम हो रही है, मान लीजिए हमने डिजाइन किया उस टाइम फ्लूइड की प्लास्टिक विस्कोसिटी 5 सेंटीपोइज थी, और जब सर्कुलेशन हो गया 1 घंटे बाद प्लास्टिक विस्कोसिटी हमने निकाली तो 4 सेंटीपोइज हो गई। इसका मतलब क्या है? जो हमने सॉलिड पार्टिकल हमारी विस्कोसिटी, हमारी डेंसिटी लाने के लिए ऐड किए थे, वो पार्टिकल ही रिमूव कर दिए गए हैं ड्रिलिंग फ्लूइड ट्रीटमेंट में। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा पार्टिकल, बेराइट बाहर निकल गया, बेंटोनाइट क्या निकाल दिया हमारे ड्रिलिंग फ्लूइड ट्रीटमेंट पैकेज ने। तो जो ट्रीटमेंट है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, डिपेंड करता है प्लास्टिक विस्कोसिटी पर। इसीलिए प्लास्टिक विस्कोसिटी का कंसेप्ट आया। और अब देखिए प्लास्टिक विस्कोसिटी होती है म्यू पी इक्वल टू थीटा 600 माइनस थीटा 300। डायल रीडिंग एट 600 माइनस डायल रीडिंग एट 300 आरपीएम। कि डायल रीडिंग एक बार 600 आरपीएम पे ले लीजिए रोटेशनल विस्कोमीटर में, और एक डायल रीडिंग 300 आरपीएम पे ले लीजिए, वो क्या हो गई? प्लास्टिक विस्कोसिटी। कहने का मतलब ये हो गया कि अपरेंट विस्कोसिटी को डायल रीडिंग 600 में से माइनस कर दें तो क्या आएगी? प्लास्टिक विस्कोसिटी। क्योंकि थीटा 600, थीटा 300 पे जो रीडिंग है उसको क्या बोलते हैं? अपरेंट विस्कोसिटी। तो प्लास्टिक विस्कोसिटी आ जाएगी। ठीक है, इसका एक जनरल फॉर्मूला भी हो गया आपका प्लास्टिक विस्कोसिटी का। ये तो कॉमन, एक तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया कि थीटा 600 पे चाहिए और थीटा 300 पे रीडिंग चाहिए। मुझे, मेरे पास अगर नहीं है, मेरे पास थीटा 500 और थीटा 200 की रीडिंग है, तो मैं क्या करूँगा? तो एक फॉर्मूला है 300 बटे n2 माइनस n1 अपॉन थीटा n2 माइनस थीटा n1। ठीक है, कहने का मतलब 300 n2 आरपीएम सेकंड वाला, n1 फर्स्ट आरपीएम, थीटा n2 डायल रीडिंग एट n2 आरपीएम एंड थीटा n1 डायल रीडिंग एट n1 आरपीएम। समझ रहे हैं आप बात? डायल रीडिंग एट n1 आरपीएम। बस, तो आप निकाल सकते हैं इससे प्लास्टिक विस्कोसिटी। और डायरेक्ट अगर आपको दिया हो कि थीटा 600 आरपीएम पे डायल रीडिंग इतना है और 300 आरपीएम पे डायल रीडिंग इतना है, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं प्लास्टिक विस्कोसिटी। अब आते हैं इल्ड पॉइंट पे। इल्ड पॉइंट क्या था उस ग्राफ में जो मैंने बनाया था? इल्ड पॉइंट ये था, और ये तो थी प्लास्टिक विस्कोसिटी सॉलिड्स की वजह से, ये था इल्ड पॉइंट। तो ये कहने का मतलब है द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू इनिशिएट फ्लो। यहाँ पे आके क्या हो रहा है? ये है आपका, ठीक है, यहाँ पे आके इतना फोर्स हमने जब लगाया, इसके बाद फ्लो स्टार्ट हुआ, इसके बाद फ्लो स्टार्ट हुआ। तो ये जो फ्लो स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है उसको बोलते हैं इल्ड पॉइंट। तो इल्ड पॉइंट मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड हो गया, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? LBF पर फीट स्क्वायर 100। LBF पर 100 फीट स्क्वायर,
ये इसकी यूनिट हो गई इल्ड पॉइंट की, और इसका फॉर्मूला होता है टो वाई इल्ड पॉइंट। टो वाई से दिखा दिया क्योंकि यहाँ पे आ गया, टो वाई से इल्ड पॉइंट इक्वल टू थीटा 300 माइनस प्लास्टिक विस्कोसिटी। कहने का मतलब अपरेंट विस्कोसिटी माइनस प्लास्टिक विस्कोसिटी, तो वो बच गया इल्ड पॉइंट। इज दैट क्लियर? क्योंकि अपरेंट विस्कोसिटी है, उसमें से प्लास्टिक विस्कोसिटी को माइनस कर देंगे तो ओनली क्या बचेगा, वो उसको फोर्स मूव करवाने के लिए, ठीक है, उसको इनिशियल फ्लो देने के लिए जो आपको प्रेशर चाहिए वो क्या हो गया, LBF पर 100 फीट स्क्वायर इल्ड पॉइंट हो गया। इज दैट क्लियर? इसका भी एक जनरल फॉर्मूला है इल्ड पॉइंट का, तो इसका इल्ड पॉइंट का जनरल फॉर्मूला लिखिए, थीटा N1 माइनस अपरेंट विस्कोसिटी का म्यू पी N1 बटे 300। ठीक है, थीटा 300 माइनस म्यू पी, तो थीटा N1 माइनस म्यू पी, ये क्या हो गया, अब प्लास्टिक विस्कोसिटी इंटू N1 बटा 300। N1 क्या है, RPM, N1 थीटा N1 RPM पे रीडिंग। इज दैट क्लियर? तो ये दो फॉर्मूला कॉमन फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो गया, अब देखिए अपरेंट विस्कोसिटी क्या हो गया, डायल रीडिंग 300 पे, जनरल फॉर्मूला 300 बटे N1 इंटू थीटा N1 म्यू ए आ गया। इसके बाद प्लास्टिक विस्कोसिटी आता है, प्लास्टिक विस्कोसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, थीटा 600 माइनस थीटा 300 बट म्यू पी, एक कॉमन फॉर्मूला 300 बटे N2 माइनस N1 थीटा N2 माइनस थीटा N1, ठीक है। और एक इल्ड पॉइंट आ गया, इल्ड पॉइंट का नॉर्मल फॉर्मूला थीटा 300 पे रीडिंग माइनस प्लास्टिक विस्कोसिटी, बट अगर जनरल देखें तो थीटा N1 माइनस म्यू पी N1 बटा 300। तो ये जो फॉर्मूले हैं आपको याद करने हैं। ये आ गए आपके प्लास्टिक विस्कोसिटी, अपरेंट विस्कोसिटी, इल्ड पॉइंट। अब आती है एक टर्म जेल स्ट्रेंथ। क्या आ गया, जेल स्ट्रेंथ। जेल स्ट्रेंथ बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि जैसे ही टाइम आप कोई लिक्विड ड्रिलिंग फ्लूइड को छोड़ देंगे तो उसमें जिलेशन टेंडेंसी आ जाती है। जिलेशन टेंडेंसी इन द सेंस कि वो पड़ा पड़ा जेल में कन्वर्ट हो, जेल जैसा बिहेव करेगा। और जेल का क्या टेंडेंसी है कि उसको मूवमेंट में रेजिस्टेंस चाहिए, उसको रेजिस्टेंस आएगा। आप उसको मूव करना चाहते हैं तो वो मूव करना नहीं चाहेगा क्योंकि उसमें जिलेशन हो गया। जिलेशन किस लिए इंपॉर्टेंट है, जेल स्ट्रेंथ के बारे में क्यों बात कर रहे हैं कि मान लीजिए आपने ड्रिलिंग फ्लूइड को छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए, और ड्रिलिंग फ्लूइड को छोड़ने के बाद उसमें जेल स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा हो गया कि आप जब ड्रिल स्ट्रिंग रोटेट करना चाहते हैं तो वो रोटेट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें मिनिमम इतना फोर्स देना पड़ेगा कि जो उसका जेल स्ट्रेंथ बन गया है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि ये वेल है, इसमें हमने ड्रिल स्ट्रिंग को छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए, मान लीजिए 1 आवर हमने ड्रिलिंग नहीं की, कुछ नहीं किया, इसको छोड़ दिया, इसके अंदर जो ड्रिलिंग फ्लूइड फिल था वो क्या हो गया, जिलेशन हो गया, उसमें उसकी जेल स्ट्रेंथ डेवलप हो गई, जेल स्ट्रेंथ बढ़ गई। और उसकी जेल स्ट्रेंथ इतनी बढ़ गई कि अब जब आप बिट रोटेट कर रहे हैं 1 आवर बाद तो रोटेट नहीं हो रही है, तो हमें एक मिनिमम फोर्स एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड रहेगा इस जेल स्ट्रेंथ को ब्रेक करने के लिए। और हो सकता है वो फोर्स इतना ज़्यादा हो जाए कि हमारी एक्स्ट्रा फोर्स हमारे पास है ही नहीं, और है तो हो सकता है उस पर ड्रिल स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए, तो इसीलिए कैलकुलेशन की जाती है जेल स्ट्रेंथ की। बट जेल स्ट्रेंथ जिलेशन रिक्वायर्ड है किसके लिए, पार्टिकल्स को सस्पेंडेड रखने के लिए, कि इसके अंदर जो फ्लूइड में ड्रिलिंग फ्लूइड पार्टिकल्स हैं अगर वो सारे सेटल हो गए तो क्या दिक्कत आएगी, आपका बिट जाम हो जाएगा। तो इसीलिए रखने के लिए जेल स्ट्रेंथ का रिक्वायरमेंट है। तो जेल स्ट्रेंथ जरूरी भी है पर एक फिक्स्ड क्वांटिटी में। तो क्या था जेल स्ट्रेंथ का यूनिट, जेल स्ट्रेंथ आती है, स्ट्रेंथ है तो सेम वही यूनिट हो गई, पाउंड फोर्स पर 100 फीट स्क्वायर, ठीक है। All drilling fluids build a structure when at rest. The gel strength is a time-dependent measurement of the fluid shear stress when under static condition. Shear stress when under static condition. shear stress ही है ये। तो इसमें क्या है, if the mud is allowed to remain static in the viscometer, rotational viscometer में हम mud को static condition में रख देते हैं कितने टाइम के लिए, 10 सेकंड के लिए। कितना टाइम के लिए, 10 सेकंड के लिए। और फिर हम बॉब को रोटेट करते हैं 3 RPM पे, और जब डायल रीडिंग आती है 3 RPM के ऊपर उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल जेल स्ट्रेंथ।
उसको क्या बोला गया, इनिशियल जेल स्ट्रेंथ। कहने का मतलब हमने रोटेशनल विस्कोमीटर में सैंपल फिल किया, उसको 10 सेकंड के लिए वैसा का वैसा छोड़ दिया, फिर 3 आरपीएम के ऊपर, फिक्स है आरपीएम, 3 आरपीएम के ऊपर रोटेशन किया, तब डायल रीडिंग जब एक साथ आई तो उसको बोल दिया इनिशियल जेल स्ट्रेंथ। और मैक्सिमम डायल डिफ्रेक्ट्स ऑब्टेन्ड व्हेन द विस्कोमीटर इज टर्न्ड ऑन इज रिपोर्टेड एट द इनिशियल जेल स्ट्रेंथ व्हेन आरपीएम इज 3 आरपीएम। और 10 मिनट स्टैटिक रखने के बाद अगर हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं 10 मिनट जेल स्ट्रेंथ। अगर हमने 10 मिनट रखा सैंपल को, फिर उसके बाद 3 आरपीएम पे उसको रोटेट किया, तब डायल का जो डिफ्लेक्शन है, डायल रीडिंग है, उसको बोलते हैं 10 मिनट जेल स्ट्रेंथ। ठीक है। अब आप एक बात में ध्यान रखिए कि ऊपर जो यील्ड पॉइंट था वो था टो वाई इक्वल टू थीटा 300 माइनस यील्ड पॉइंट, सॉरी प्लास्टिक विस्कोसिटी। तो ये था यील्ड पॉइंट, इसकी यूनिट थी पाउंड पर 100 फीट स्क्वायर, थीटा 300 सेंटीपोइज में, प्लास्टिक विस्कोसिटी भी सेंटीपोइज में। ठीक है। तो आप सोचेंगे कि सेंटीपोइज इक्वल टू हो गया दिखने में तो यूनिट मैच होनी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, बट ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये डिजाइन स्ट्रक्चर है। डिजाइन, ये कहने का मतलब ये है कि जब थीटा 300 होगा और उसमें से हम प्लास्टिक विस्कोसिटी निकाल देंगे तो हमारा जो बचेगा वो यील्ड पॉइंट बचेगा पाउंड पर 100 फीट स्क्वायर में। जब 2 डायमेंशन में इक्वेशंस होती है मैथमेटिक्स में, सेम वैसा ये है, यहाँ 2 डायमेंशन में इक्वेशन है। जैसे y बराबर mx प्लस c है, तो हो सकता है कि मास हो और y आपकी लेंथ हो, कितना मास के लिए इतना लेंथ, कुछ भी हो सकता है। तो सेम वैसा ही इधर है। आप इसको ऐसा ना सोचें कि इनकी यूनिट इसके साथ मैच हो गई, तो सेंटीपोइज पाउंड पर फीट 100 फीट स्क्वायर होता है, ऐसा नहीं है। सेंटीपोइज में तो देखिए ये फोर्स तो आ गया, पाउंड पर फीट 100 फीट स्क्वायर तो आ गया, पर इसमें सेकंड नहीं है, वो सेंटीपोइज में तो सेकंड आती है, पास्कल इंटू सेकंड, पास्कल इंटू सेकंड। तो ये सेकंड नहीं है, इसका मतलब ये सेंटीपोइज विस्कोसिटी की यूनिट नहीं है, ये ओनली शियर स्ट्रेस की यूनिट है, फोर्स की यूनिट है इस तरह के लिए। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जेल स्ट्रेंथ समझ गए आप कि 10 सेकंड के लिए रखकर 3 आरपीएम पे अगर बॉब को रोटेट करते हैं तो जो डायल रीडिंग आता है इनिशियली, वो इनिशियल जेल स्ट्रेंथ है। 10 मिनट रखकर 3 आरपीएम पे स्टार्ट करते हैं तो उसे 10 मिनट जेल स्ट्रेंथ बोला जाता है। अब देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। A mud sample in a rotational viscometer equipped with a standard torsion spring gives a dial reading of 46 when operated at 600 rpm। जब 600 rpm है तब थीटा n है, डायल रीडिंग 46, एंड व्हेन डायल रीडिंग ऑफ 28 when reported at 300 rpm। 300 rpm पे है तो थीटा n है 28। एल्सो कंप्यूट पीवी, अपरेंट विस्कोसिटी निकालिए, पीवी निकालिए और यील्ड पॉइंट निकालिए। तो अपरेंट विस्कोसिटी तो 300 आरपीएम वाली हो गई, वैसे तो 28 हो गई। दूसरी उस पर निकालें 600 आरपीएम पे अपरेंट विस्कोसिटी निकालें तो क्या आ गई 300, क्या था 300 इंटू थीटा एन अपॉन एन। तो 300 थीटा एन कितना 46, किसके ऊपर 600 आरपीएम के ऊपर, तो ये कितना आ गया 23। अब देखिए अपरेंट विस्कोसिटी एक टाइप से कांस्टेंट होनी चाहिए थी, ये 23 है, ये 28 है, दोनों अलग अलग आई। मान लीजिए आरपीएम एट 300 आरपीएम तो अपरेंट विस्कोसिटी कितनी आई म्यू ए 28, और एट 600 आरपीएम अपरेंट विस्कोसिटी कितनी आई 23। जो ये चेंज आया ये किसकी वजह से, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होने की वजह से। इसका मतलब फ्लूइड कंसिस्टेंसी नहीं है, नॉन न्यूटोनियन बिहेवियर शो कर रहा है। अगर न्यूटोनियन होता तो हमेशा या तो 23 रहती या 28 रहती, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ओके, अब आते हैं प्लास्टिक विस्कोसिटी पे। पीवी इक्वल टू था थीटा 600 माइनस थीटा 300। थीटा 600 पे रीडिंग कितना था 46 माइनस 28, 18, ठीक है 18 सेंटीपोइज आ गया प्लास्टिक विस्कोसिटी।
और लास्ट में आ गई आपका इल्ड पॉइंट टो वाई इक्वल टू थीटा 300 माइनस प्लास्टिक विस्कोसिटी। तो थीटा 300 पे कितना 23 माइनस 18 इक्वल टू थीटा 300 28 माइनस 18 10 पाउंड फोर्स पर 100 फीट स्क्वायर। इल्ड पॉइंट सिंपल फॉर्मूले हैं, आपको याद करने हैं। जनरल फॉर्मूला भी आपको याद करना है, सब कुछ याद करते हुए आपको चलना है। तो ये था आपका आज का लेक्चर, जिसमें हमने कवर किया मड बैलेंस के बाद रोटेशनल विस्कोमीटर। रोटेशनल विस्कोमीटर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मास पुनल के बाद रोटेशनल विस्कोमीटर। उसके अंदर हमने देखा आपका अपैरेंट विस्कोसिटी, यील्ड पॉइंट और प्लास्टिक विस्कोसिटी, उनके फॉर्मूले, फिर जनरल फॉर्मूले, वो सब आपको याद करने हैं। उनकी यूनिट क्या क्या है, सेंटीपोइड पाउंड पर 100 फीट स्क्वायर, यूनिट भी आपको याद रखनी है। और जनरल फॉर्मूले बेसिकली आप पक्का याद से कर ले, क्योंकि अब तक हो सकता है गेट में ये कॉमन फॉर्मूले आते रहे, थीटा 600 माइनस थीटा 300, थीटा 300 माइनस म्यू पी, बट हो सकता है आगे थोड़ा क्वेश्चन टफ करने के लिए एक जनरल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ओके, इज दैट क्लियर? तो आपको याद करने हैं, और जो मैंने बोला आप क्वेश्चन लगाते रहिए, जो भी डाउट आए पूछते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।